Good morning, students. Today I am going to discuss chapter 1 electric charge and field. In this chapter, first of all, we will study frictional electricity. What is the meaning of frictional electricity? There are two terms, frictional and electricity. आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जब हम दो डिफरेंट सब्सटेंस को आपस में रब करते हैं तो ड्यूरिंग दिस रबिंग प्रोसेस कई बार उनको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, एक आप ग्लास रॉड ले लीजिए और उसको सिल्क के साथ रब कीजिए, तो क्या होता है कि ग्लास रॉड को फिर हम छोटे छोटे पेपर के पीस के पास लाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर लेता है। इसका मतलब हुआ कि ग्लास और सिल्क आपस में जब रब किए गए तो दोनों के पास चार्ज आ गए। एक के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आते हैं ये किसकी वजह से आते हैं? ये आते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से। जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन्स हटे उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जिस सब्सटेंस के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे कि इस केस में ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हट जाते हैं और वो सिल्क तक पहुंच जाते हैं, तो ग्लास के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रोसेस में दोनों ही ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाइड हो रहे हैं एंड इट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन। सो यहाँ पर ये जो फिनोमेना है इट इज़ द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। सो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज़ द इलेक्ट्रिसिटी produced by rubbing two suitable bodies and transfer of electrons from one body to other. सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, एवोनाइट रॉड लीजिए और उसको फ्लैनल से रब कराइए और उसके बाद में यहाँ पर देखने में आता है कि एवोनाइट रॉड के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है और फ्लैनल के पास पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स फ्लैनल से हटकर एवोनाइट रॉड की तरफ पहुंच जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। सो इलेक्ट्रॉन्स इन ग्लास रॉड आर लूजली बॉन्ड इन इट देन द इलेक्ट्रॉन्स इन सिल्क। सो व्हेन ग्लास रॉड एंड सिल्क आर रब्ड टुगेदर द comparatively loosely bound electrons from glass get transferred to silk. As a result, glass becomes positively charged and silk becomes negatively charged. सेकेंड जो एग्जाम्पल था उसमें इलेक्ट्रॉन्स इन फर आर लूजली बॉन्ड इन इट देन द इलेक्ट्रॉन्स इन एबोनाइट। सो व्हेन एबोनाइट एंड फर आर रब टुगेदर द कंपैरेटिवली लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फर गेट ट्रांसफर्ड टू एबोनाइट। एज ए रिजल्ट एबोनाइट becomes negatively charged and fur becomes positively charged. It is very important to note that the electrification of the body, whether positive or negative, is due to transfer of electrons from one body to another. ये जो अभी हमने देखा था फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट है वो यही है कि ड्यूरिंग रबिंग, ड्यूरिंग फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो उस वजह से इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पर हो रहा है, चार्ज हो रहा है, तो हम इसको नाम दे पा रहे हैं फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। So if the electrons are transferred from a body, then the deficiency of electrons makes the body positive. If the electrons are gained by a body, then the excess of electrons makes the body negative. If the two bodies from the following list are rubbed, then the body appearing early in the list is positively charged, whereas the later is negatively charged. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। तो कॉलम 1 में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जब कॉलम 2 वाली ऑब्जेक्ट्स के साथ में जो उसके सामने पेयर बना रखा है उसके साथ जब रब किया जाता है तो कॉलम 1 वाली ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और कॉलम 2 वाली ऑब्जेक्ट के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम ग्लास को सिल्क के साथ रब करेंगे तो ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पर नेगेटिव। वूल या फ्लैनल को एम्बर, एवोनाइट, रबर, प्लास्टिक के साथ किसी के भी साथ रब करते हैं तो वूल या फ्लैनल के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और सेकेंड कॉलम में जो एम्बर, एबोनाइट, रबर, प्लास्टिक के साथ नेगेटिव चार्ज आएगा। एबोनाइट को अगर हम रब करते हैं
पॉलीथीन से, तो एवोनाइट के पास पॉजिटिव और पॉलीथीन के पास नेगेटिव। ड्राई हेयर को कॉम्ब के साथ करते हैं तो ड्राई हेयर पॉजिटिव और कॉम्ब के पास नेगेटिव चार्ज आता है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, देयर एग्जिस्ट ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अभी हम जो ऊपर डिस्कस किए थे, तो यहाँ पर इनको डिफरेंस करने के लिए एक को पॉजिटिव चार्ज मान लिया और एक को नेगेटिव चार्ज मान लिया। साथ साथ इनकी जो प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस रेपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास लाएंगे तो ये रेपल करेगा, नेगेटिव को नेगेटिव के पास लाएंगे तो रेपल करेगा, लेकिन एक पॉजिटिव को दूसरे नेगेटिव के पास लाएंगे तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर है। एडिटिव इन नेचर का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चार्ज हैं तो हमको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर +2 कूलम +5 कूलम -3 कूलम, तो इनको अगर हम प्लस कर लेते हैं, ऐड करते हैं, तो ये 2 + 5 7 -3 4 कूलम आ जाएगा। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब यहाँ पर है ये डिस्क्रीट पैकेट के फॉर्म में नहीं मिलता है, ये कंटिन्यूस अमाउंट ही मिलता है। जैसे कि 1/2, 1/3, 2/3, 2/5, इस फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको नहीं मिल सकते। चार्ज चूँकि एलिमेंट्री चार्ज, तो एलिमेंट्री चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा या 2 का होगा, 3 का होगा, या आधा इलेक्ट्रॉन या 1/3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता है, जिस वजह से चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स रादर देन इन कंटिन्यूस अमाउंट। इट कैन बी एक्सप्रेस इन इंटीग्रल मल्टीपल फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और जो एलिमेंट्री चार्ज है ई की वैल्यू वो होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये सबसे कम वैल्यू होती है। और इलेक्ट्रॉन के पास की चार्ज जो होता है इतना होता है। तो अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगा वो फार्मूला लिख सकते हैं Q = NE। अब चूँकि चार्ज दो तरह का है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसलिए हमने यहाँ प्लस माइनस साइन लगा दिया। जिस ऑब्जेक्ट के पास, एक ऑब्जेक्ट से जितने इलेक्ट्रॉन हटेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट के पास उतने ही इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे। तो एक के पास प्लस चार्ज आएगा, दूसरे के पास माइनस चार्ज आएगा, तो चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, बस डिफरेंस होगा प्लस या माइनस। तो इसलिए हम Q का फॉर्मूला ले सकते हैं +-n × E, वेयर द वैल्यू ऑफ n = 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व। यहाँ पर अभी हमने जो देखा था वो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी को, वो ना तो कोई नया चार्ज क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन सिर्फ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं चार्ज इज कंजर्व। अगर हम अलजेब्रिक सम की बात करें, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि अगर हम बिफोर रबिंग जितना चार्ज था बॉडीज़ के पास, आफ्टर रबिंग अगर दोनों को प्लस कर लेते हैं तो उतना ही चार्ज रहेगा। सो द अलजेब्रिक सम ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, negative charge appears on the silk and equal amount of positive charge appears on the glass rod. So the net charge on the glass silk system remains 0 before and after rubbing. It does not change with velocity. इसकी ये जो वेलोसिटी के साथ में इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। Recently the existence of quarks of charges 1/3 and 2/3 has been postulated. If the quarks are detected in any experiment with concrete practical evidence, then the minimum value of quantum of charge will be either 1/3e or 2/3e. However, the law of quantization will hold good. तो उस केस में भी अगर ऐसी कंसेप्ट आ जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये इसी के मल्टीपल में, इसी के इंटीग्रल फॉर्म में मल्टीप्लाइड हो सकता है, तो तब भी चार्ज क्वांटाइज ही रहेगा। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज़ की बाद में अब बात कर लेते हैं कूलम्स लॉ। कूलम एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इन डिफरेंट चार्ज बॉडीज़ के बीच में लगने वाले फोर्स की बात की थी। तो 2 पॉइंट चार्जेस हमने ले रखे हैं यहाँ पर Q1 Q2, वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं, तो उनके बीच कितना फोर्स लगेगा ये कूलम ने स्टडी करने के बाद पाया। एंड ही गेव वन रूल, वन लॉ, वन प्रिंसिपल विच इज़ नोन एज कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन
अब ये इंटरेक्शन फोर्स अट्रैक्शन हो सकता है, रिपल्सन हो सकता है, इसलिए हम इसको इंटरेक्शन फोर्स की बात लेके चलेंगे। बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them and acts along the line joining the two charges। अगर हम बात करते हैं 2 पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 बीच के डिस्टेंस R, तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो उनके चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K, तो F इक्वल्स हो जाएगा K Q1 Q2/r², वेयर K इज पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और कूलम्ब्स कांस्टेंट। और वैक्यूम में इसकी जो वैल्यू आती है वो 1/4πε0 आता है। यहाँ पर एक नया कांस्टेंट मिल रहा है, वेयर ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हम किसी मीडियम में बात करेंगे तो कांस्टेंट K की वैल्यू आ जाती है 1/4πε, वेयर एप्सिलॉन इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी आर स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी और डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट इज गिवन बाई। अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो या रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें तो ये रेशियो होता है एप्सिलॉन टू द ε0। एप्सिलॉन मीन्स परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो अगर हम यही फॉर्मूला वैक्यूम के लिए लिखेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर मीडियम की बात करेंगे तो यह आ जाएगा 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन r Q1 Q2/r²। जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है इसकी जो वैल्यू है, अगर हम इसकी बात कर लें तो ε0 की वैल्यू आती है 8.8542 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम 1/4πε0 की वैल्यू सॉल्व करके निकालते हैं तो ये आती है 8.9875 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जिसको हम राउंड ऑफ करके 8.98 को राउंड ऑफ करके 9 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस यूज होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला 1/4πε की वैल्यू इतनी लिखी जा सकती है। आफ्टर दिस कूलम्ब्स एंड वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो इन वैक्यूम फॉर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा जैसे कि दो चार्जेस हैं Q1 Q2, तो यहाँ पर दोनों प्लस चार्ज हैं इसलिए एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे। तो Q1 पर जो फोर्स लगेगा F12 लगेगा, लेकिन ये अवे फ्रॉम द चार्ज लग रहा है। Q2 जो फोर्स अप्लाई करेगा Q1 पर वो अपने से दूर की तरफ लगेगा, तो लेफ्ट साइड में लग रहा है, आप देख रहे हैं फिगर से। और यहाँ पर F12 का मतलब है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। सेकेंड चार्ज जो है वो उस पर फोर्स फर्स्ट के वजह से लग रहा है, तो F21 लिखेंगे। और इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज तो एक दूसरे को रेपल कर रहे हैं। तो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, दोनों ही केस में ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम F12 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो यूनिट वेक्टर R21, 2 से 1 की तरफ यूनिट वेक्टर R21। अगर हम F21 की बात करेंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2/r², मैग्नीट्यूड इज सेम, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, लेकिन डायरेक्शन की उसके अपोजिट रहेगी। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर आ जाएगा R12 यूनिट वेक्टर। सेकेंड केस है अगर इन वैक्यूम फॉर Q1 Q2 लेस देन 0, मतलब एक उनमें से पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इस केस में दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो आप फिगर से देख पा रहे हैं। तो इस केस में F12 की जो वैल्यू रहेगी ये आ जाएगी, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, डायरेक्शन बस अपोजिट है। तो 1/4πε0 Q1 Q2/r² यूनिट वेक्टर R12। और F21 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r² R यूनिट वेक्टर R21। तो यहाँ से
अगर हम लिखना चाहें, चूँकि यूनिट वेक्टर r12 की वैल्यू इक्वल्स टू है माइनस, अगर हम r21 को लिखेंगे तो माइनस r12 यूनिट वेक्टर, तो इस वैल्यू को अगर पुट करते हैं इनमें तो फार्मूला आ जाएगा f12 इक्वल्स टू माइनस f21, जितने भी ऊपर केस अभी डिस्कस किए उन सभी में। इसका मतलब हुआ कि ये चार्ज आपस में एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आता है। सो f12 इक्वल्स टू 1/4πε0 q1 q2 अपान r। अगर हम इसको वेक्टर के टर्म्स में लिख लें, यूनिट वेक्टर की वैल्यू लगा दें, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू लगाने पर ये आ जाएगा q1 q2 अपान r q वेक्टर r12, एंड f21 की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 q1 q2 अपान r q एंड वेक्टर r21। The cube term of the distance is simply because of vector form, otherwise the law is inverse square law। अगर हमने वेक्टर नोटेशन में लिखा है तो इसमें क्यूब आ रहा है, अदरवाइज हम इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, वेक्टर में नहीं लेके चलेंगे तो नीचे r की पावर 2 आ रही थी, स्क्वायर आ रहा था, तो एक इन्वर्सली स्क्वायर ला है। नाउ यूनिट्स ऑफ चार्ज इन ऐसे ही सिस्टम में अगर हम बात करें तो यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। अगर हम 1 कूलम की बात करते हैं, 1 कूलम को डिफाइन करना चाहते हैं तो 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड एट रेस्ट इन वैक्यूम at a distance of 1 meter from an equal and similar stationary charge repels it and is repelled by it with a force of 9 into 10⁹ न्यूटन। तो ये डिफिनीशन हम इस फॉर्मूला से ही निकाल सकते हैं। एक चार्ज रखा, दूसरा चार्ज से 1 मीटर डिस्टेंस में 1 वैक्यूम में रख दिया, इक्वल सेम तो उसके बीच में जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड अगर 9 न्यूटन है तो उस चार्ज की वैल्यू 1 कूलम हो जाएगी। अगर हम CGS सिस्टम की बात करेंगे तो इन CGS इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम द यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट कूलम और ESU ऑफ चार्ज। इन CGS electrostatic system the value of k equals to 1/k where k is the dielectric constant, and for vacuum the value of constant is 1, so formula becomes to F equals to q1 q2 upon r square। यहाँ से अगर q1 q2 की वैल्यू हम q मान लें, सेम चार्ज हैं, r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर ले लें और f की वैल्यू 1 डाइन जो कि CGS यूनिट है फोर्स का, तो इस केस में q की वैल्यू प्लस माइनस 1 स्टेट कूलम आ जाती है। So in CGS electromagnetic system the unit of charge is F coulomb or EMU of charge, and the value of 1 EMU of charge is ESU of charge। So 1 EMU of charge is 3×10 ESU of charge, 1 coulomb of charge is 3×9 state coulomb, and 1 F coulomb equals to 10 coulomb। तो ये रिलेशन है आपस में यूनिट्स का। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी और डाई इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसको रेशियो के टर्म्स में डिफाइन करेंगे। सो द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी और डाई इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये के की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको हम पीछे भी देख चुके हैं। दूसरी डिफिनीशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स भी लिखा जा सकता है। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी और डाई इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाई ए सर्टेन डिस्टेंस in vacuum to the electrostatic force between the same two charges separated by the same distance in that medium। तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू आ रही है वो फोर्स के टर्म्स में आ रही है, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चूँकि सेम क्वांटिटीज़ का रेशियो है इसलिए इसका कोई अपने आप में यूनिट नहीं है, सो इट हैज़ नो यूनिट। उसके बाद बात करेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। So any charge which covers a space with dimensions much less than its distance away from an observation point can be considered a point charge, and a system of closely spaced charge is said to form a continuous charge distribution
it is useful for to consider the density of a charge distribution as we do for density of solid liquid gas। तो जब हम लार्ज अमाउंट की बात करेंगे तो उसमें पॉइंट चार्ज की बात नहीं करेंगे, तो उस वहाँ पर हमें कंटिन्यूटी चाहिए, तो उस केस में हम फिर कंटिन्यूस चार्ज लेके चलेंगे। और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह से रहेगा, या तो ये लीनियर फॉर्म में होगा, जैसे कोई वायर लीजिए उस वायर के ऊपर चार्ज रख दिया जाएगा तो वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। अगर हमने कोई सरफेस एरिया ले रखा है तो सरफेस एरिया डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। अगर हमने कोई वॉल्यूम ले रखा है किसी पार्ट का, किसी बॉडी का, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जिस वजह से हमारे पास तीन तरह की डेंसिटी रहेगी। पहली वन है लाइन और लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल है। इसका मतलब हुआ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर इसकी ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो इट इज़ कूलम पर मीटर। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू अगर स्मॉल चार्ज ले रहे हैं जैसे कि फिगर में देख रहे हैं तो डी क्यू अपॉन डी टी भी लिखे सकते हैं। अगर टोटल चार्ज की बात करेंगे तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे अलॉन्ग द लेंथ, तो क्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लैम्डा डी एल टोटल चार्ज। अगर इसी चार्ज को हम सरफेस पर लेके चलेंगे तो वहाँ पर हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलेगी, सिंबल इसका सिग्मा ले लेंगे। तो इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सरफेस एरिया देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट एरिया एंड इट्स ऐसा यूनिट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन एस चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। अगर स्मॉल सरफेस एरिया की बात करेंगे जैसे कि डायग्राम देख रहे हैं आप लोग, प्लस चार्ज ले रखा है और स्मॉल एरिया का प्लस चार्ज डी क्यू और उसका सरफेस एरिया डी एस है, तो सिग्मा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एस आ जाएगा। अगर यहाँ से हम चार्ज की बात करेंगे तो डी क्यू इक्वल सिग्मा डी एस आ जाएगा। टोटल चार्ज निकलना है तो पूरे सरफेस के लिए इसको इंटीग्रेट कर लेना होगा। उसके बाद तीसरा जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल हम रो लेके चलेंगे। एंड इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वॉल्यूम देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज द रेशियो ऑफ द चार्ज टू द वॉल्यूम। तो इस केस में ये हमारे पास आ जाएगा रो इक्वल्स टू क्यू अपॉन वॉल्यूम। अगर हम आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं जैसे कि पूरा हमारे कोई क्यूबाइट है, उसका एक छोटा वॉल्यूम ले रखा है डी वी और वहाँ पर चार्ज अगर डी क्यू है तो डी क्यू अपॉन डी वी। अगर यहाँ से हम डी क्यू की बात करेंगे तो रो इंटू डी वी आ जाएगा। और टोटल चार्ज अगर वॉल्यूम की बात करेंगे पूरे वॉल्यूम पर तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमें मिल जाएगा टोटल चार्ज ऑन वॉल्यूम। तो हमने तीन तरह की डेंसिटी पढ़ी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।